Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are discussing normal distribution nowadays. कल मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के मुताल्लिक बात की थी और मैंने ये बताया था कि शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा. म्यू जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है और सिग्मा जो है वो इसकी क्लोज शार्पनेस को डिफाइन करती है, इसके स्प्रेड को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो करती है. आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे. डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ये प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं आपके, तो आप जितने भी क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो इजीली हैंडल कर लेंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में ऑलमोस्ट 22 to 23 मार्क्स का पेपर आता है. आप बड़े अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे. सो दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपनी पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है वो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पहले पिछली एक बुक में की थी. ये वाली जो है ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. पहली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ये प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं. नंबर 1, it is the distribution of continuous random variable whose values range from -infinity to +infinity. यानी कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वैल्यू -infinity से +infinity लिख सकते हैं. दैट इज x अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू -infinity से +infinity तक मूव करती है. -infinity से +infinity तक. एक चीज तो ये क्लियर होगी, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट की ये नहीं है. दूसरी चीज नंबर 2, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1. कोई भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका टोटल एरिया 1 ही के इक्वल होता है. ये दूसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1. टोटल एरिया जो नॉर्मल कर्व का है वो 1 के इक्वल होता है. मतलब इसका क्या है, मसलन मैं अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी मालूम करूं, फर्ज करें x है आपके पास नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और इसमें टोटल एरिया जो होगा वो -infinity से लेकर +infinity तक होगा एंड दैट इज इक्वल टू 1. याद रखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया से मुराद प्रोबेबिलिटी ही होती है. सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं होता. आपको याद होगा हमारी फर्स्ट बुक में हमने ये कहा था कि कोई भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, उसकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें जब हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब कर्व के अंदर एरिया ही फाइंड आउट करना होता है. इस केस में आप देखें, फर्स्ट करें आपके पास, हमने लास्ट टाइम कहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है. ये है आपकी बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो टोटल एरिया है वो 1 है. यानी कि ये सारे का सारा एरिया 1 यूनिट के इक्वल है, 1 के इक्वल होता है. दूसरे लफ्जों में कल लास्ट टाइम हमने ये भी बात की थी, 0.5 हिस्सा इस साइड पे होता है उस एरिया का और 0.5 हिस्सा इस साइड पे होता है. दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका 1 नहीं आएगा. तो यहां पर टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है. ना सिर्फ टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है, किसी भी डेंसिटी फंक्शन का टोटल एरिया जो होता है वो 1 के इक्वल होता है. वो एरिया कैसे निकलता है उसकी तरफ देखें जरा. फर्स्ट करें आपके पास ये वाले, ये तो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका टोटल एरिया 1 के इक्वल. एरिया से मुराद क्या है, और टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 के इक्वल है. दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं, फर्स्ट कर लें आपके पास कोई भी डेंसिटी फंक्शन हो, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल f ऑफ x आपके पास है जी 1/2x और x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 2 तक है. जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक डेंसिटी फंक्शन है, फर्स्ट करें ये डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, f ऑफ x is equal to 1/2 1/sigma 2 pi
e रेज टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर, और साथ में ये x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आप सिमिलरिटी देखें, ये डेंसिटी फंक्शन है, इस डेंसिटी फंक्शन की रेंज ये दी हुई है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी फंक्शन की रेंज ये दी हुई है। आपने जब बात जहन में रखनी है कि यहां पर अगर फर्ज करें मैं इस डेंसिटी फंक्शन को, ये जो आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का, इसको अगर मैं 0 से लेकर 2 तक 1/2 x डी ऑफ एक्स, ये एरिया निकाल लूं, एरिया निकालने का तरीकाकार थ्रू इंटीग्रेशन अगर मैं एरिया निकालता हूं तो ये मेरा इंटरवल दिया जाता है, 0 से लेकर 2 तक इंटरवल है, 0 से लेकर 2 तक इंटरवल है, डेंसिटी फंक्शन क्या है वो ये है, तो आपका आंसर हमेशा 1 निकलेगा। योर आंसर विल ऑलवेज बी 1। सिमिलर इज द केस, आप चेक भी कर सकते हैं इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सिंपली ये होता है, ये 1/2 आप साइड पे कर लें, यहां पर आपके पास x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी योर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और आप इसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई कर दें 0 से 2 तक की। यहां पर जब आप करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा, जब 1/2 ये वाला है, 2 को इधर रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4/2 माइनस 0। यहां पर आप देखें ये क्या निकलता है, ये आ जाएगा जी 1/2 इंटू, इसको इसके साथ काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो योर आंसर इज 1 आ जाएगा। सो टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। आई हैव टेकन ओनली द एग्जांपल, मैंने सिर्फ एग्जांपल बताई है आपको कि आप अगर टोटल एरिया किसी भी डेंसिटी फंक्शन का टोटल एरिया निकालेंगे, उसकी जो रेंज दी हुई है एक्स की वैल्यू, उसकी जो रेंज दी हुई है उसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे उस डेंसिटी फंक्शन को, तो आपका टोटल एरिया 1 ही के इक्वल निकलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये टोटल एरिया आपका 1 के इक्वल निकल आया, यहां पर इसी तरह से अगर इस डेंसिटी फंक्शन को, ये वाला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, then your required area, your total area will be equal to 1. That's why we say that the total area under the normal curve is 1. वो टोटल एरिया 1 के इक्वल होता है। हाँ, उस टोटल एरिया के अंदर जो और मर्जी चीजें आ जाए, मसलन यहां से लेकर यहां तक, हम ये इंटीग्रेशन वाला फैक्टर यूज नहीं करते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के लिए आप इस बात को जहन से निकाल दे कि हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। हमारे पास एक टेबलर इंटीग्रेशन की वैल्यूज मौजूद हैं, टेबलर वैल्यू मौजूद हैं, हम उन टेबल वैल्यूज को यूज करके अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूं कि कोई भी डेंसिटी फंक्शन हो, उसकी जो भी रेंज है, अगर उस पूरी रेंज के ऊपर उस डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो आपका जो टोटल एरिया बनता है, दैट एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वो एरिया हमेशा 1 के इक्वल होगा, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको ये शो कर दिया है। अगर आपको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट हैं तो इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए आपका टोटल एरिया 1 के इक्वल निकलता है। दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल एरिया है वो 1 है। ये सारी चीज जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस इज द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टोटल एरिया अंडर द कर्व से 1 से मुराद ये है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप प्रोबेबिलिटी निकालें तो आपका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट आपके पास जो है, ये तो है टोटल एरिया अंडर द कर्व 1। एक आ गया आपके पास, पहली प्रॉपर्टी आ गई कि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरी प्रॉपर्टी पे हम आते हैं कि जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है। अब ऑर्डिनेट से क्या मुराद है? डेंसिटी फंक्शन की जब हमने बात की थी तो ऑर्डिनेट मैंने बताया था कि ऑर्डिनेट बुनियादी तौर पर हाइट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मसलन मैं ये कहूंगा दिस इज माय ऑर्डिनेट, ये हाइट जो है ये ऑर्डिनेट है। इधर ऑर्डिनेट कम हो रहा है, इधर ऑर्डिनेट कम हो रहा है। अगर फर्ज करें यहां पर मैं लगाऊं, ये ऑर्डिनेट कम है, ये भी, ये इधर से इस तरह से ये वाला भी ऑर्डिनेट कम है। ये हाइट जो आ गई, लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन, यानी कि ये हाइट जो है वो कम होती जा रही है। इधर जो आप आगे मूव करते हैं, इधर से आगे मूव करते हैं ये ज्यादा, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो यहां पर है। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हम करने लगे हैं। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहां पर एग्जिस्ट करता है वो करने लगे हैं, और उस मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है वो हम देखने लगे हैं। हम चलते हैं अपने सेकंड बोर्ड की तरफ, जहां पर के हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट की बात करेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व कहां पर एग्जिस्ट करता है। चलते हैं जी। ये स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ऑर्डिनेट मैंने बताया हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द कर्व कहां पर होती है वो देखते हैं हम। यहां पर लिख रहा हूं मैक्सिमम ऑर्डिनेट। of normal curve exist at x is equal to mu.
and its value is 1 over sigma 2 pi. x इज इक्वल टू म्यू के ऊपर आपका मैक्सिमम ऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू जो है वो म्यू के ऊपर, x इज इक्वल टू म्यू के ऊपर फॉल करती है, x इज इक्वल टू म्यू पे। ये कैसे फॉल करती है हम चेक करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास ये डेंसिटी फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, डेंसिटी फंक्शन आपके पास है जी 1 ओवर सिग्मा 2 पाई e रेज टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। Now remember, this is your density function और इसी डेंसिटी फंक्शन, ये बेसिकली हाइट है आपकी, इसी डेंसिटी फंक्शन में जब मैं x की जगह पर म्यू पुट कर देता हूं, ये वाला फर्स्ट करें मैं x की जगह पर म्यू पुट करता हूं, यहां पर आ जाएगा f ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई इंटू e रेज टू पावर माइनस हाफ म्यू माइनस म्यू, x की जगह पर म्यू प्लेस कर दें, म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। देखिए म्यू माइनस म्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 2 पे डिवाइड होगा 0, आपके पास 1 ओवर sigma 2 pi e raised to power 0 and that is equal to 1 over sigma 2 pi. So this is how you can find the maximum ordinate of the normal curve कि आप उसका ऑर्डिनेट मालूम करना चाहते हैं, x की जहां पर वो वैल्यू पुट करें म्यू की, x की यहां पर म्यू पुट करें, आपके पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट आ जाएगा। आपको आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या समटाइम्स एमसीक्यू में ये बता दिया जाता है कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट। आप सोच में पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मैक्सिमम ऑर्डिनेट से क्या ताल्लुक है। अगर उनको याद हो कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट का जो फार्मूला है वो ये है 1 ओवर सिग्मा 2 पाई और सिग्मा इज इक्वल टू 3 के लिए यहां पर फर्स्ट करें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 3 व्हाट इज मैक्सिमम ऑर्डिनेट। जी स्टूडेंट्स, अगर सिग्मा 3 है तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होगा, आप यहां पर लिख देते हैं जी मैक्सिमम ऑर्डिनेट इक्वल्स 1 ओवर सिग्मा की जहां पर 3 पुट कर दें, 2 पाई कर लें, इसको डेसिमल में निकाल लें तो दिस इज योर मैक्सिमम ऑर्डिनेट। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोगों ने याद किया हो इसकी प्रॉपर्टी को कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट में सिग्मा इंक्लूड होता है। अगर आपके पास जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ऑर्डिनेट डिफरेंट होता है, उस पर जब मैं बात करूंगा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टैंडर्ड नॉर्मल की भी बात करेंगे। जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है 1 ओवर सिग्मा 2 पाई है, अगर सिग्मा अवेलेबल हो तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। ये मैक्सिमम हाइट होती है कि कर्व की मैक्सिमम हाइट कहां पर है। दूसरे लफ्जों में ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये यहां पर x इज इक्वल टू म्यू के ऊपर ये फॉल करता है और ये इसकी हाइट जो है वो ये होती है, ये वाली हाइट आप यूं समझ लें कि यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो आपके पास है 1 ओवर सिग्मा 2 पाई। दिस इज योर मैक्सिमम ऑर्डिनेट। क्लियर? अब यहां पर आपके पास जो है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, ये वाले ये कोऑर्डिनेट ये बनेंगे जी म्यू और दूसरा है 1 ओवर सिग्मा 2 पाई। ये वाला पॉइंट जो है वो इस तरह से निकलेगा आपके पास। मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व का भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट है आपके पास अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट, हमने 3 प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस की हैं। एक कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो -∞ से +∞ तक चलता है, पहली। दूसरी प्रॉपर्टी, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है वो 1 होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी प्रॉपर्टी, जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट इसका फॉल करता है वो 1 ओवर सिग्मा 2 पाई पे फॉल करता है, ये भी हमने देख लिया। चौथी प्रॉपर्टी, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के तौर पर आप लिख लें, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज दिस, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। एंड दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी एंड्स ओवर हियर। ये सारा जो है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। जब आपको एग्जाम के अंदर प्रॉपर्टी के मतलब आ जाए कि प्रॉपर्टी को लिखें तो आपने यही लिखना है, सिर्फ ये 2 लाइनें, ये 3 लाइनें जो आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से आपके पास ये सारा हिस्सा जो है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट बनता कैसे है। ये मैं अंडरस्टैंडिंग इसलिए कर रहा हूं, वैसे तो आप बुक से भी रट्टा लगा लेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि आप जब क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज के हवाले से क्लियर है तो आप वो कॉन्सेप्ट जो है इजीली अपने उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। हम आते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, नंबर 4।
इसमें एक चीज और याद रखनी है मैक्सिमम ऑर्डिनेट में, दिस इज द मोड। मोड क्या होता है, आपको आइडिया है मोड? द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मोड। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है वो मोड पे भी फॉल करता है। बाज़-औक़ात कहता है द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स एट मोड। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है वो मोड पे फॉल करता है। भाई मोड पे क्यों फॉल करता है सर? ये तो म्यू है, तो अभी बताया ना मैंने, मीन मीडियन और मोड सेम होते हैं, तो उसको म्यू से ही मोड को शो करते हैं, म्यू से ही मीन को शो करते हैं और म्यू से ही मीडियन को शो करते हैं। अभी तक हमने बात मीन और मोड की है। तो मोड जो है, म्यू जो है, इसको मैक्सिमम ऑर्डिनेट की सेंस मोड भी बोलते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व एग्जिस्ट एट मोड, MODE। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट मोड पे एग्जिस्ट करता है। मोड की बात करने के बाद हम आ रहे हैं यहां पर मीडियन के ऊपर। सारी बात है, मीडियन भी तो कोई चीज है ना, और मीडियन का हमें आइडिया है कि 50% वैल्यूज फॉल्स बिलो द मीडियन और 50% वैल्यूज फॉल्स अबव द मीडियन। तो यहां पर हम दो चीजें, इस प्रॉपर्टी के अंदर 3-4 चीजें जो है हम इकट्ठी करेंगे जो कि आपस में रिलेटेड हैं। तो इसमें आपके पास जो है चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है जी मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ये आपने लिखनी है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो लिखूंगा, जो समझाऊंगा, वैसे की वैसी ही है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चीजें याद रखनी है, पहले समझ लें बात को। फर्ज करें आपके पास ये एक लाइन है, आप यूं समझ लें कि ये x की वैल्यूज चल रही हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं ये वाली जो इसका मिडल ले रहा हूं, x की वैल्यूज का मिडल। आप यूं समझ लें ये कोई x की एक वैल्यू है। x की वैल्यूज के इधर जो है वो 0.5 या 50% एरिया फॉल कर रहा है, 50% ऑफ द वैल्यूज, और 50% ही इधर हैं, ज़हन में रखना। अब इसको अगर मैं पॉइंट की शक्ल में लिखूं तो मैं यूं लिखता हूं, आपको अपनी बुक में कहीं x 0.5 लिखा हुआ मिल जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि ये x की वो वैल्यू है जिसके बिलो 0.5 जो है वो एरिया फॉल कर रहा है। x की वो वैल्यू जिसके बिलो 0.5 एरिया फॉल कर रहा है। तो x की वो वैल्यू जिसके बिलो 5.5 एरिया फॉल करता है वो हमारे पास मीडियन ही तो होता है। तो मीडियन को शो करने का एक तरीकाकार ये है, फर्ज करें मैं मीडियन की बात करता हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीडियन इज इक्वल टू x 0.5, इसको आप मीडियन कह सकते हैं। और मीडियन हमेशा म्यू ही के इक्वल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। ये तो होगी बात मीडियन की। अगर फर्ज करें यहां पर मैं एक दूसरी लाइन कंसिडर करता हूं, लेट अस सपोज दिस इज द लाइन, यहां पर मैं लिखता हूं ये x 0.25। सो व्हाट वुड आई से कि ये x की वो वैल्यू है जिसके बिलो 0.25 एरिया फॉल करता है। दूसरे लफ्जों में यहां पर यूं कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है 25% ऑफ द एरिया फॉल्स बिलो दिस लाइन, और वो वाली वैल्यू जिसके बिलो 25% एरिया फॉल करता है वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाता है। आपने फर्स्ट बुक में भी ये काम किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज दैट वैल्यू बिलो विच 25% एरिया फॉल्स। ओके, नो दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल। आप इसको फर्स्ट क्वार्टाइल कह सकते हैं या लोअर क्वार्टाइल कह सकते हैं। सो लोअर क्वार्टाइल जो इसका बनेगा उसको लिखने का तरीका पहले 0.25, और उसके लिए आपने पास जो है x 0.025 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। ये आपने एक रिलेशन याद रखना है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए कि आपका जो Q1 होता है दैट इज इक्वल टू दिस। मैं इसको बाद में लिखता हूं, फिर Q1 की शक्ल बनाकर लिखूंगा। बुनियादी तौर पर ये Q1 है, लोअर क्वार्टाइल है, इसको मैं Q1 भी कह सकता हूं, यानी कि ये आप यूं समझ लें, इस तरह से लिख लें, जरा अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। दिस इज योर Q1 एंड दिस इज योर x 0.25, ऐसे लिख लें, Q1 0.25 और म्यू माइनस दिस, यानी कि Q1 जो है वो इसके इक्वल होता है, लोअर क्वार्टाइल।
अपर क्वार्टाइल की जब मैं बात करता हूं, मतलब मैं अगर ये कहता हूं दिस एक्स की वो वैल्यू जिसके बिलो 75% एरिया फॉल करता है, 25% तो ये है, 50% ये। सो एक्स की वो वैल्यू जिसके बिलो 75% एरिया फॉल करता है वो आपका Q3 कहलाती है। दिस इज योर Q3, दिस इज योर Q1, उसको हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। Q3 आप इसको x 0.75 भी लिख सकते हैं। ये मैं नोटेशन इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। उसमें सिर्फ Q1 और Q3 यूज नहीं किया हुआ, उसने सिर्फ 0.25 और 0.75 यूज किया हुआ है। मतलब उसका यही है Q1 और Q3। Q3 आपके पास आता है इस केस में म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ये एक परमानेंट फैक्टर है जिसको आपने याद रखना है। हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर हम ये प्रूफ भी करेंगे कि आपके पास 0.6745 सिग्मा कैसे निकलता है। ये सारा सिलसिला है। Q1 जो है वो म्यू1 माइनस म्यू3 है, म्यू1 माइनस 0.6745 सिग्मा है, और Q3 जो है वो म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा है। ये तो आपके पास हो गए मीडियन और दोनों क्वार्टाइल्स। आपको याद होगा मीडियन भी तो एक क्वार्टाइल है ना, इसको क्या बोलेंगे? एनी वन ऑफ यू जी प्लीज जहन पे जोर दें। मीडियन को क्या बोलते हैं? ये भी एक क्वार्टाइल है। दिस इज योर मिडल क्वार्टाइल, दिस इज योर सेकंड क्वार्टाइल। ये आपके पास एक लोअर क्वार्टाइल है, ये एक अपर क्वार्टाइल है, ये भी एक क्वार्टाइल है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? मिडल क्वार्टाइल कहते हैं। मिडल क्वार्टाइल हो या मीडियन हो, बात एक ही है। लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है और अपर क्वार्टाइल Q2। मैं इसको मिडल क्वार्टाइल भी लिख रहा हूं मीडियन को। जी स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट प्रॉपर्टी नंबर 4 यू हैव टू डू एवरीथिंग। आपको ये सारी चीजें लिखनी है उसके अंदर। ये आपका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, ये आपकी मेमोरी के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए और आपने ये याद करके अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस करनी है। देन यू विल बी एबल टू गेट 2 मार्क्स। तो यहां पर मीडियन जो है ये है लोअर क्वार्टाइल आपका म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और अपर क्वार्टाइल जो है वो आपका ये है। इसके बाद मैंने एक और चीज लिखी है, मीडियन मैंने हैंडल कर लिया, क्वार्टाइल्स ये दोनों मैंने हैंडल कर लिए। आगे मैंने लिखा है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम थर्ड बोर्ड पे चलते हैं, इन्हीं दोनों को यूज करके हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में आपको बताऊंगा। जी स्टूडेंट्स, दोनों क्वार्टाइल्स निकालने के बाद वी आर एबल टू फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम चेक करते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है। क्वार्टाइल डेविएशन लिखते हैं हम, क्वार्टाइल डेविएशन इसको मैं QD से शो करता हूं। ये होती है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। आपको फर्स्ट बुक याद आ गई होगी जिसमें हमने Q3 क्वार्टाइल डेविएशन मालूम की थी। Q3 माइनस Q1 दोनों क्वार्टाइल्स अवेलेबल हो, दोनों को माइनस करो, 2 पे डिवाइड करो, आपका क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा। हम अपने यहां पर क्वार्टाइल डेविएशन को इवॉल्व कर लेते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल होती है। मतलब मैं यहां पर ये लिखूं ना क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 जो है अभी मैंने लिखा है जी म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा माइनस Q1 जो है वो आपके पास है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2। जी होल की डिवीजन 2 है। आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा माइनस म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। म्यू म्यू से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, दोनों एक जैसे हैं। मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 0.6745 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों कैंसिल, आपके पास 0.6745 सिग्मा। आपकी क्वार्टाइल डेविएशन देखें क्या बनती है। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको अपनी बुक में क्वार्टाइल डेविएशन इस तरह लिखी हुई मिलेगी 2/3 सिग्मा। अब 2/3 सिग्मा भी 2/3 भी करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 0.67। तो 0.6745 सिग्मा जो है इसको आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कर सकते हैं, यानी कि ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2/3 सिग्मा। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा के इक्वल होती है। आपके MCQ में ये अक्सर आया होता है क्वेश्चन
कि क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3/2 सिग्मा, 2/3 सिग्मा, 1/3 सिग्मा, 1/2 सिग्मा, यानी कि डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे देते हैं। तो आपका 2/3 सिग्मा जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन के हवाले से आपने याद रखना है। सो ये तो हो गया आपकी क्वार्टाइल डेविएशन। अगर क्वार्टाइल डेविएशन है तो फिर मीन डेविएशन भी तो होनी चाहिए ना। मीन डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीन डेविएशन को मालूम करने के लिए अब आते हैं हमारी पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होनी चाहिए, फिर वेरिएंस भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो हैं हम ये पांचवी प्रॉपर्टी के अंदर इसको कवर अप करते हैं, फिर इसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखें जरा, हमारी पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन and mean deviation। ओके, यहां पर हम सिंपली ये लिख लेते हैं कि इफ x is normal random variable with mean mu, then and x is normal random variable with mean mu, then variance of x, एक तो variance of x जो है that is equal to sigma square, variance of x जो है वो sigma square के इक्वल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एंड फाइनली मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा, या इसको आप 0.7979 सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो मीन डेविएशन भी आपने याद रख लेनी है, सिंपल सी बातें हैं। वेरिएंस ऑफ x आपका वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा है और मीन डेविएशन जो है वो 4/5 सिग्मा है। ये भी आपके एमसीक्यू में आता होता है। मोस्टली आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं। एक वो वाला फैक्टर 0.6745 सिग्मा वाला फैक्टर, एक ये वाला 0.6745 या 2/3, और एक ये वाला फैक्टर मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.7979 सिग्मा या 4/5 सिग्मा वाला फैक्टर। ये तीन फैक्टर्स याद रखनी है। ये आपकी पहली 5 प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने रख रहा हूं 5 प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टी नंबर 1, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। प्रॉपर्टी नंबर 2, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट। प्रॉपर्टी नंबर 3, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन falls at mu. Mu is considered as mode. Only one mode होता है and that is 1/sigma 2 pi. Maximum ordinate 1/sigma 2 pi पे fall करता है। Property number 3 complete. Property number 4, median, quartiles और quartile deviation से related है। Median जो है वो आपके वैल्यू का 50% below और 50% above। फिर quartiles में मैंने बात की, फर्स्ट क्वार्टाइल mu minus 0.6745 सिग्मा, थर्ड क्वार्टाइल म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इन्हीं दोनों को यूज करके क्वार्टाइल डेविएशन मैंने बनाई, तो मेरे पास आंसर आया 2/3 सिग्मा या 0.6745 सिग्मा। एंड द फाइनल प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और मीन डेविएशन जो है वो आपका 4/5 सिग्मा के इक्वल होता है। दीज आर फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज। आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको समझना है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, और फिर हम अगले लेक्चर के अंदर इसकी मजीद प्रॉपर्टीज को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।